हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, आज हो गई है 12th ऑफ अगस्त और आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी यूजी यानी कि 12th पास का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसके गाइस आज के यानी कि 12 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के आपके पेपर के क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और यस, हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस पूरा देंगे आज के इस पेपर का। कहीं भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, देन द कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। जल्दी से कमेंट कर देना। एंड यस, इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग व्हाइल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो अगर आपको लगे कि दिस क्वेश्चन हैज बीन मिस्ड या फिर कुछ ऐसा है जो कि मिस हो गया है, सो प्लीज उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि कैसा पेपर रहा था। वाज इट टफ? क्योंकि बच्चों का कहना ऐसा है, आरआरबी एनटीपीसी का ये जो 12th ग्रेड का वो यूजी लेवल का जो एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इजी होगा, उतना इजी ये नहीं चल रहा है। सो आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है? अगर आपने भी एग्जाम दिया है जरूर से बताइएगा, अपना स्टोरी शेयर करिएगा। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज यानी कि 12th ऑफ अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें हम सारे ही जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे। एंड नॉट ओनली आई विल टेल यू द आंसर्स, मैं उसके साथ कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल फैक्ट्स भी बताऊंगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस आंसर से रिलेटेड, सो दैट अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ आगे पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। ठीक है, तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना। कुछ भी किसी भी तरह की दिमाग में शंका आए तो जरूर से मेंशन कर देना। वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो। सो गाइज, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड बिटवीन विच कंट्री? सो गाइज, ये जो है ये हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट आपको पूछा गया था दैट विच डिवाइस इज यूज्ड टू पॉइंट द कर्सर इन अ कंप्यूटर? तो इट इज वेरी इजी, हम एक माउस का प्रयोग करते हैं उस कर्सर को मूव करने के लिए। नेक्स्ट है, एट द 25th आईफा अवार्ड्स व्हिच कैटेगरी डिड लापता लेडीज रीब्रांडेड एज लॉस्ट लेडीज विन? तो गाइस, लापता लेडीज को कितने सारे अवार्ड्स मिले थे ये तो हम जानते ही हैं, और मिलने भी चाहिए। कम ऑन, आई माई सेल्फ डू बिलीव कि जो लापता लेडीज जो मूवी थी उसका जो कॉन्सेप्ट था, इट वॉज लाइक ब्रिलियंट। मतलब आज के समाज में अगर इस तरह की मूवीज आ रही हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो उसके पीछे यही रीजन हो सकता है कि पीपल आर even today people are going through and undergoing this patriarchy thing going on राइट नाउ। बहुत से लोग अभी भी बैकवर्ड थिंकिंग में बिलीव रखते हैं, तो इस तरह की मूवीज और बननी चाहिए। थोड़ा सा आई ओपनर मूवी था। तो यस, जो लापता लेडीज थी उसने काफी सारे अवार्ड्स जीते थे, जिसमें से अगर हम बात करें कि आईफा अवार्ड में किस कैटेगरी का उसको मिला था, तो गाइज वो बेस्ट फिल्म आप कह सकते हो, बेस्ट पिक्चर का उसको अवार्ड मिला था। Okay, next है, who is hosting the 2025 Para Athletics World Championship? So guys, it's none other than India, our very own India, और ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाया जाएगा। Okay, what is impulse? यहाँ पर हम साइंस की उसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो when we talk about impulse in science, so guys, उसका मतलब होता है when a force operates on an item for a brief period of time, the measure of how much the force modifies the item's momentum, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, जब उस पर फोर्स डाली जा रही है तो कितना हद तक वो फोर्स जो है वो उस आइटम के मोमेंटम को चेंज कर पाती है, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, वो इम्पल्स कहलाता है। जब एक नेट फोर्स एक्ट करती है एक बॉडी पे, वो एक्सेलरेशन कॉज करता है जो कि चेंज करता है बॉडी के मोशन को। ठीक है, तो समझ में आ गया इम्पल्स किसे कहते हैं। अगला आपको पूछा गया था दैट विच स्कीम प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट स्किल, यहाँ एच हटा दो, एम्प्लॉयमेंट स्किल ट्रेनिंग टू रूरल यूथ। तो गाइज, रूरल यूथ जो हमारी कंट्री में है उनको एम्प्लॉयमेंट स्किल प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट एक ट्रेनिंग स्कीम लेकर आई है, एक आप कह सकते हो योजना लेकर आई है, जिसका नाम है DDUGKY, जिसका फुल फॉर्म का हम बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म है। जो ये योजना है ये 2014 में लेकर आई गई थी, 25 सितंबर 2014 को। और ये जो अगर हम बात करें कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, कौन इसे संभालता है, तो गाइज वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है।
नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज एचडीआई स्कोर इन 2025। सो गाइस जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, ठीक है, एचडीआई इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआर इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो 2025 साल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है, जो कि 6 मई 2025 को पब्लिश हो चुका है यूएनडीपी के द्वारा, क्योंकि यूएनडीपी ही ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो उसमें जो इंडिया की पोजीशन रही है वो 130वां स्थान रहा है इंडिया का। सो 130 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंपनी इज रिलेटेड टू प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च। तो इसमें गाइस बहुत सारे कंपनीज के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि आपको जो भी आगे पूछा जाए आप बता सकें, क्योंकि ये सारी ही कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च से रिलेटेड हैं। एंड दिस टाइम आपको ऑप्शन में पिक्सल गवन था, पिक्सल कंपनी, तो पिक्सल करेक्ट आंसर होता। और इसके अलावा हम बात करें पिक्सल के अलावा, तो गाइस स्पेस एक्स हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, वर्जिन गैलेक्टिक हो गया, रॉकेट लैब हो गया, पिक्सल कंपनी तो है ही, एंड इसके साथ साथ अनंत, गाइस मेक इट टी हियर, इट्स अनंत टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च से रिलेटेड है। Okay, next is which book of Ampere in maths was published in the year 1827? So guys, 1827 में एक बुक आई थी, ठीक है, आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर उसका नाम भी रखा गया था। तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने जो 1827 में एक बुक लॉन्च करी थी, उसका नाम था एसाए सुर ला फिलोसफी दे साइंस। इसमें उन्होंने क्या चीज बताई थी, इसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा था क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस को अच्छे से अपनी इस पुस्तक में। सो बुक का नाम अगर पूछा जाता है तो इट्स एसाई सुरला फिलोसफी दे साइंस, आप याद रखिएगा। किस साल ये बुक आई थी? 1827 में। किसने लिखी थी? तो आंद्रे मैरी एम्पियर। Okay, which state government has actively promoted drone technology through its drone promotion and utilization policy 2025? So guys, February 2025 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो ड्रोन है, जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, उसको काफी ज्यादा प्रमोट करा है, काफी एक्टिवली प्रमोट करा है अपनी ड्रोन प्रमोशन के द्वारा, ड्रोन यूटिलाइजेशन जो पॉलिसी है उसके द्वारा। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। In which state is the Kathputli dance performed? Dude, I do not think that I need to answer this. You guys must be aware कि जो राजस्थान है, जो हमारा राजस्थान स्टेट है, वहां पर कठपुतली डांस बहुत ज्यादा फेमस है, किया जाता है, और राजस्थान फेमस है कठपुतली डांस के लिए। Okay, in a computer, under which option can the time, date and background be changed? तो guys ये तीनों चीजें अगर आपको बदलनी है तो you can either use control panel या फिर settings में आप जाके भी changes कर सकते हैं। Okay, next is by when will the India UK trade deal be completed? So guys, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि between India and United Kingdom एक FTA साइन करा गया है। And now what is FTA? So basically FTA is a free trade agreement, ठीक है। उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या होता है, 2030 तक अब जो इंडिया और यूके है वो इंटर, जो भी उनके इंटर कंट्री जितने भी ट्रेड होते हैं वो फ्री उसमें वो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा ड्यूटीज नहीं लगेगी, ठीक है। अब बात करें वो एफटीए कब साइन हुआ था, तो गाइस 24 जुलाई 2025 को वो एफटीए साइन हो चुका है। लेकिन ये जो, और लंदन में ये साइन हुआ है, और ये जो डील है उसे कंप्लीट होने में अभी समय लगेगा, और जुलाई 2026 तक वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको पूछा गया था कि वेयर डज द नोटिफिकेशन अपीयर ऑन द डिस्प्ले इन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो गाइस जो नोटिफिकेशंस होते हैं कंप्यूटर में, दे टिपिकली अपीयर इन द लोअर राइट कॉर्नर, ठीक है। डिस्प्ले जो है होती है आपके कंप्यूटर की, उसका जो लोअर राइट कॉर्नर होता है उस पे वो डिस्प्ले करता है, जो कि सिस्टम ट्रे के ऊपर होती है। ये एक स्टैंडर्ड लोकेशन है डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। However, users can customize where notifications appear by adjusting settings in the system preferences or using specific applications. आप उसको change कर सकते हो, लेकिन if you talk about the standard notification bar तो वो आपका lower right corner में होता है। ओके, व्हेन डिड कीर्ति योजना स्टार्ट? सो गाइस कीर्ति की फुल फॉर्म पहले जान लो। कीर्ति की यहाँ पर फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो योजना है, ये आपकी साल 2024 में स्टार्ट हुई थी। सो 2024 इज द करेक्ट आंसर।
Okay, next is what was the theme of IIADARPG conference 2025? So guys, इसकी जो theme थी वो थी next generation administrative reforms, empowering citizens and reaching the last mile. Okay, next question, under which act was the Governor General of Bengal में थे Governor General of India? So guys, Governor General of Bengal जो थे, बंगाल का फिर जो विभाजन हुआ था उसके बाद वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। ये हुआ था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद। Now, because we are talking about Charter Act of 1833, I would like to tell you some more important information related to Charter Act of 1833. So, guys, Charter Act basically Saint Helena Act 1833 के नाम से भी जाना जाता है, and it was basically the outcome of the Industrial Revolution जो कि इंग्लैंड में हुआ था। उसी के बाद जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो गवर्नर जनरल बन गया था इंडिया का, और उसी में सारे भी सिविल और मिलिट्री पावर्स जो भी थे उसको दे दिए गए थे, जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के। It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers थी सारे entire British India की, ठीक है। फिर it ended the activities of the East India Company as a commercial body which became a purely administrative body, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन था जो कि सेटअप हुआ था इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर, और जो लॉर्ड मैकॉली थे वो उसके चेयरमैन बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की, तो गाइस जो 1793 का चार्टर एक्ट था उसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी जानते थे, और इसके जो प्रोविजनल्स थे इट प्रोविजनल्स द कंपनी ट्रेड मोनोपोली विद इंडिया, ठीक है। और द रील ऑफ गवर्नेंस ऑफ द गवर्नर जनरल इंक्रीज ओवर द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, यस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड अ रेगुलर कोड ऑफ ऑल रेगुलेशन दैट कुड बी इनेक्टेड फॉर द इंटरनल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन बंगाल वो बनाया गया था। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का भी एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, जिसका जो नाम है वो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे उस समय विलियम पिट जो कि यंगर थे उनके नाम पर रखा गया था। एंड इट एस्टेब्लिश द डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये दोनों चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है द बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जो कि 1836 में आया था, ठीक है, जिसमें क्या मिला था, पावर मिली थी टू क्रिएट न्यू जिलास यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर लॉ के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो गाइस कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के, जिसमें सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। सो इफ वी टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल लोकेशन, ईस्टर्न कोस्ट जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल, मतलब नॉर्थ में बे ऑफ बंगाल से लेके इंडियन ओशन जो कि साउथ में है वहां तक फैला हुआ है, विच इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो वन इज ज्योग्राफिकल लोकेशन। नेक्स्ट इज कोस्टल फीचर्स। कोस्टल फीचर्स में क्या है, कोस्टल फीचर्स में इट इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रेट एंड रेगुलर कोस्ट लाइन, जिसमें सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं जैसे कि महानदी आ जाती है, गोदावरी आ जाती है, कृष्णा आ जाती है, कावेरी आ जाती है। ये जो रिवर्स हैं वो यहाँ की मेजर डेल्टाज फॉर्म करती है। नेक्स्ट है सॉइल एंड टेरेन। तो जो प्लेन है यहाँ के फर्टाइल हैं एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ एलुवियल सॉइल यहाँ पर प्रेजेंट है, विद अ मिक्स ऑफ रेड एंड ब्लैक सॉइल भी यहाँ पर प्रेजेंट है, मेकिंग एग्रीकल्चर वेरी 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 प्रोडक्टिव, हाईली प्रोडक्टिव। तो यहाँ का सॉइल एंड टेरेन कुछ इस तरह का है। नेचुरल लैंडफॉर्म की अगर हम बात करें तो इस रीजन में इंक्लूड करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स, जैसे कि हो गया चिल्का लेक, पलिकेट एंड कोलेरो, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जहां पे जो ईस्टर्न कोस्ट है इट रियली प्ले अ इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल रोल इन इंडिया इकोनॉमी। क्यों? पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में और टूरिज्म में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है एंड ऑफ कोर्स नेचुरल ब्यूटी है।
Next question, at the time of independence in which sector was the most of the working population engaged in India? Guys, ये सब हम जानते हैं पहले से ही कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी थी वो 70-80% जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से चलती थी. दो वी हैव टू मोर सेक्टर्स, लेकिन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी लाइफ. सो गाइस, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Next, we have in 1991, which monetary tools did the Reserve Bank of India apply? So guys, उसने monetary policy कह सकते हो आप, monetary tools आप कह सकते हो, वो apply करे थे Reserve Bank of India ने 1991 में. Okay, next we have which article provides citizenship to a person settled outside? तो guys, article 8 जो होता है वो citizenship देता है उन सभी लोगों को जो कि इंडिया के हैं लेकिन they are settled outside India as in foreign countries. Okay, next question. Who recently set a national record in the 4 by 100 relay race? तो guys उसमें गुरिंदर गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांता हबलीधर एंड आमलन बोरोघोहन, इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड सेट करा है 4x100 मीटर की जो रिले रेस है उसमें, जिसमें उन्होंने सेट करा है अपना रिकॉर्ड 38.69 सेकेंड्स का, जो कि 2025 में इंडियन ओपन रिले कंपटीशन हुई थी चंडीगढ़ में, उसमें ये उन्होंने अपना रिकॉर्ड सेट करा है. ये जो रिकॉर्ड है उसने सरपास कर दिए हैं पहले के जितने भी नेशनल रिकॉर्ड सेट किए थे उनको, और जो पहले के रिकॉर्ड्स थे वो 38.89 सेकेंड्स के सेट थे, लेकिन अब क्योंकि 38.69 सेकेंड्स उन्होंने क्लॉक करा है तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड सेट करा है. 38.89 का अगर हम बात करें, 38.89 सेकेंड्स का जो रिकॉर्ड था वो 2010 के गेम्स जो थे, कॉमनवेल्थ गेम्स थे ना, उसमें सेट किया गया था. नाउ it has reduced to 38.69 seconds और ये इंडियन ओपन रिले कंपटीशन जो कि चंडीगढ़ में रखा गया था साल 2025 में, उसमें सेट किया गया है. Okay, next question. The Act of 1856 is related to which reforms? तो 1856 के जो एक्ट्स थे वो विडो रीमैरिज से रिलेटेड है, तो विडो रीमैरिज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा. Hornbill Festival is celebrated in which state? Again, a very important and a popular question. हर competitive exam में इसका नाम आता ही आता है. So guys, Hornbill Festival जो है नागालैंड में मनाया जाता है 1 तारीख से लेके 10 दिसंबर तक, और इसको हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं नागालैंड के लोगों के लिए. ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स माना जाता है, त्योहारों का त्योहार माना जाता है. So you can have an idea how big and how much the importance it has for the people living in Nagaland. Okay, next is Article 323B of the Indian Constitution is related to what? So Article 323B जो है Indian Constitution का, वो बताता है to the establishment of tribunals and the abjudication of disputes related to various matters, and it empowers the appropriate legislature to create मतलब basically tribunals और एडजुडिकेशन से रिलेटेड है, जिसमें टैक्सेशन आता है सबसे नंबर 1 पे, जिसमें डिस्प्यूट्स ओवर टैक्स लेवी या फिर टैक्स कलेक्शन या फिर टैक्स एनफोर्समेंट, इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो भी इस आर्टिकल 323B के अंडर आते हैं. इन्वेस्टर और लेबर डिस्प्यूट अगर कोई होता है, जैसे कि वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करना जो कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में होते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं. लैंड रिफॉर्म्स की अगर अपन बात करें, वो सारे इश्यूज जो कि लैंड एक्विजिशन हुआ और लैंड के जो राइट्स मॉडिफिकेशन होते हैं वो भी हमारे आर्टिकल 323B के अंदर आते हैं. इसके अलावा इलेक्शंस की बात करें तो कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स भी होते हैं जो कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जब हो रहे होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हो रहे होते हैं, उस समय पे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो वो भी यहीं संभाले जाते हैं. इसके अलावा रेंट एंड टेनेंसी की बात करें तो रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ रेंट एंड टेनेंसी इश्यूज भी इसी के अंतर्गत आते हैं. ये जो प्रोविजन है उनका मेन एम यही होता है टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपेडाइटेड जस्टिस, जो कि इन क्रिटिकल एरियाज को मिले और जिससे कि जो बर्डन रेगुलर कोर्ट्स पे आ रखा है वो कम हो जाए. Okay, next question. Which country does not share a land boundary with India? So guys, it is Sri Lanka जो कि इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री नहीं लेकिन वाटर बाउंड्री शेयर करता है. सो श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. और इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं इंडिया के साथ, जिसमें नाम आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश. ठीक है.
सो ये जो हमने 7 देशों के नाम लिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यस, ये जो 7 कंट्रीज हैं, दीज आर दोज कंट्रीज जो कि इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन ऑफ विच कंट्री वर ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप। सो गाइस वो पाकिस्तान आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी इस आर्टिकल 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट है विच सिख फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th ऑफ नवंबर। सो गाइस 5th ऑफ नवंबर जो है वो गुरुपूरब के नाम से जानी जाती है। गुरुपूरब यानी कि गुरु नानक जयंती, और ये जो है ये 5th नवंबर को आती है। और ये एक ऐसा सिख फेस्टिवल है जो कि काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती के नाम से इसको सेलिब्रेट करा जाता है, इसको गुरुपूरब भी माना जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये कॉमेमोरेट्स करता है एज द बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी, उनका जन्म उस दिन हुआ था। एंड ही वाज बेसिकली द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक है, जिन्होंने ये सिख कम्युनिटी हुआ, सिखिज्म जो हुआ इसको शुरू करा, इसको स्थापित करा। एंड ये एक ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट है सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए, क्योंकि वो काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ 5th ऑफ नवंबर को अच्छे से ड्रेस अप होके जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो गाइज इट इज बाबर। तो बाबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, तो ये डेट आपको याद रखनी है। एंड हम बात करें कि किसके बीच में वो लड़ा गया था, तो गाइज जो बाबर की फोर्सेस थी वो लड़ी थी अगेंस्ट इब्राहिम खान लोदी के। सो बेसिकली बाबर और इब्राहिम खान लोदी के बीच ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। एंड जो इब्राहिम खान लोदी हैं वो उस समय उस समय दिल्ली के सुल्तान थे नॉर्थ इंडिया में। एंड जो बाबर की फोर्सेस थी उन्होंने गन पाउडर और फायर आर्म्स और कैनन्स की मदद से जो इब्राहिम खान लोदी थे उनको हरा दिया था और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीत लिया था। सो दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि आपके 12 अगस्त के पेपर में आरआरबी एनटीपीसी का आपका जो पेपर हुआ है आज उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। सो इफ यू गाइस लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इंफॉर्मेटिव, then don't forget to like, share and subscribe to our channel for more such informative videos, क्योंकि आपको पता है हमारे इस चैनल पर आपको डेली एग्जाम एनालिसिस वीडियोस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, नोटिफिकेशंस और प्रिपरेटरी वीडियोस मिलते रहते हैं। सो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना। एंड यस, अपने यारों दोस्तों परिवारजनों से भी वीडियो को शेयर करना जिससे कि उनका भी कुछ भला हो जाए, उनको भी हेल्प मिल जाए। और यस, उनसे चैनल सब्सक्राइब करा देना सो दैट हमें मोटिवेशन मिले, so that we come up with such informative videos on a daily basis. ठीक है, आज के लिए guys बस इतना ही। Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.